एक बुजुर्ग आदमी रात के अंधियारी में कुछ गरीबों को कंबल बांटने के लिए निकला था। बहुत सारे कंबल खरीदे, अपनी गाड़ी में रखे डिग्गी में, और निकल जाता है सुनसान सड़कों पर जहां पर गरीब आदमी ठंड से ठिठुर रहे थे। क्योंकि यह दिन उस बुजुर्ग आदमी ने भी देखे थे, वह भी ठंड से बुरी तरह से ठिठुरा था, उसका भी किसी ने साथ नहीं दिया था। आज उसी दिन को याद करते हुए वह बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी में बहुत सारे कंबल भरता है और निकल पड़ता है फुटपाथ पर गरीब लोगों को बांटने के लिए। अब दोस्तों, जैसे वह कंबल बांट रहा था तो एकदम से वह एक गरीब को देखता है जो भीख मांग रहा था, और उसकी तरफ देखता ही चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, वह जो गरीब था वह उसका बेटा था, जो कि सरकारी नौकर था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी। लेकिन आज वो भीख कैसे मांग रहा है सड़क पर, फुटपाथ पर बैठा हुआ। इस बात को जब वह बुजुर्ग आदमी सोचता है, विचार करता है, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। और उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर जो खुलासा होता है दोस्तों, एक पिता की दिल छू लेने वाली कहानी है। बहुत ही इससे सीख मिलेगी, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर जो भी कहानियाँ लेकर आता हूँ वो कहानियाँ हमारी घर गृहस्थी से संबंधित, उससे रिलेटेड होती हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रमेश चंद्र नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र फ़िलहाल 40 साल हो चुकी है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी किया करता। क्योंकि खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है तो वह नौकरी भी किया करता है एक प्राइवेट कंपनी में। उसके साथ उसकी पत्नी है जो कि 38 साल की हो चुकी है, उनका बेटा जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अब एक दिन की बात होती है, बेटे की 12वीं तक की पढ़ाई जब हो जाती है तो बेटा शहर पढ़ने के लिए जाने की कहता है। लेकिन पिता रमेश चंद्र कहता है कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे हैं तो नहीं, खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं है, और मैं नौकरी 10-12 हज़ार रुपये की करता हूँ, इससे तो घर ही चल पाता है। लेकिन पिता अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए अपनी उस पुश्तैनी ज़मीन को बेच करके और अपने बेटे को बाहर शहर पढ़ने के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर पिता ने इतना बड़ा, एक तरह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। अब उसके बाद बेटा शहर में पढ़ रहा होता है और गाँव में पति पत्नी आराम से अपना समय गुजार रहे होते हैं। एक दिन की बात होती है, रमेश की पत्नी बीमार पड़ जाती है। शायद हैजा वगैरह, उल्टी दस्त उसको लगे थे, और उस उल्टी दस्त में ही रमेश की पत्नी का निधन हो जाता है। अब जब रमेश की पत्नी की मौत हो जाती है तो रमेश बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान कि अब ज़िंदगी को कैसे गुजारे। क्योंकि बेटा भी इकलौता है, दूसरा बेटा भी नहीं है, और उस बेटे को हमने पढ़ने लिखने के लिए भेज रखा है। लेकिन पिता यही निर्णय लेता है कि बेटे को अब घर पर नहीं बुलाऊंगा कि भाई मैं अकेला हूं, तू घर आ जा, तुम्हारी मम्मी तो है नहीं। बेटे को वह पढ़ने देता है। बेटा उस समय तो आता है जब माँ की मृत्यु होती है, तो अंतिम क्रिया करने के बाद जो भी होता है क्रियाकलाप, उनको करने के बाद बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए वापस चला जाता है। घर पर जो रमेश चंद्र होते हैं, वह बेचारा अपने आप ड्यूटी करने के लिए जाता और अपना खाना खुद बनाया करता है। सोच रहा है कि बेटा जब पढ़ाई लिखाई कर लेगा, कोई नौकरी प्राप्त कर लेगा, तो उसके बाद बेटे की शादी करवाऊंगा और घर में बहू आएगी और मेरा खाना बना दिया करेगी। यह उम्मीद पाले हुए वह अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। अब बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाती है दोस्तों, और वह नौकरी प्राप्त कर लेता है, और नौकरी भी सरकारी होती है। अब जब बेटा सरकारी नौकरी लग जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो पिता कहता है कि बेटा अब तू शादी कर ले, क्योंकि मैं घर अकेला रहता हूँ और खाना भी मुझे अपने आप बनाना पड़ता है, तो तू शादी कर ले, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है। लेकिन जो बेटा होता है पिता से कहता है, नहीं बाबूजी, मेरे लिए आप लड़की मत ढूंढिए, क्योंकि मैंने एक लड़की देख रखी है जो मेरे साथ पढ़ी थी, मैं उसी से शादी करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूं। अब पिता कहता भी तो कहता क्या, बेटा जिद कर रहा था, तो पिता बेटे की जिद के सामने झुक जाता है और कह देता है कि बेटा ठीक है, तुम शादी कर लो। अब पिता ने बहुत सारे पैसे बचा लिए थे, इतने दिनों में इकट्ठे कर लिए थे बेटे की शादी के लिए। तो बेटा जब लव मैरिज कर रहा होता है कोर्ट में जा करके, तो बेटे की शादी में पैसा भी खर्च नहीं होता है, और ऊपर से बेटा सरकारी जॉब लग गया था। तो जो शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे रमेश चंद्र ने अपने बेटे की शादी के लिए, उन पैसों से शहर में एक दुकान खरीद लेता है। शहर थोड़ी दूर था गाँव से, और उस दुकान को अपने बेटे के नाम ही करवा देता है, यह सोच करके कि बेटा इकलौता ही तो है, जब भी इसके नाम प्रॉपर्टी जाएगी मैं क्या करूंगा, सब कुछ इसी के लिए तो कर रहा हूं। अब दोस्तों, बेटे के नाम वह दुकान करवा दी जाती है, और उसके बाद बेटे की धूमधाम से शादी होती है। घर के अंदर जब नई नवेली दुल्हन आती है, यानी कि बेटे की पत्नी, बहू जो घर आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बेटे की पत्नी आती है, वह अब अपनी आंखें दिखाने लगती है ससुर को, क्योंकि ससुर के पास उसके यार दोस्त घर पर आकर बैठ जाया करते, बतियाया करते। गांव के अंदर तो ऐसा चलता है, अड़ोसी पड़ोसी आकर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, मिलने के लिए बातें करने लगते हैं, हुक्का पानी पीने लगते हैं। लेकिन यह बातें
जो उसके बेटे की पत्नी थी उसको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने ससुर से आंखें दिखाने लगती है। और जो बेटा होता है वह भी बहू की ही हिमायत में हो जाता है और वह भी अपने पिता को आंखें दिखाने लगता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो पिता होता है वह सोचता है मैं घर पर रहता, यार दोस्त मिलने के लिए घर पर आते हैं, इससे तो अच्छा है कि जो मैंने शहर में दुकान खरीदी है वहाँ पर जाकर उस दुकान को खोल लेता हूँ, चाय पानी बिंडल माचिस ऐसी चीज़ें रख लूँगा और गुटखा तम्बाकू जो भी कुछ होती है नॉर्मल सी दुकान में, और मेरे यार दोस्त भी वहीं पर मिलने के लिए आ जाया करेंगे, मेरे बेटे बहू को परेशानी नहीं होगी। तो बुजुर्ग आदमी यह सोच करके शहर में जा करके दिन भर वहीं दुकान में बैठा रहा करता, वहाँ पर यार दोस्त मिलने के लिए आ जाया करते। अब एक दिन की बात है, उसका एक दोस्त आता है, वो लेट आता है उससे मिलने के लिए, तो उसके चक्कर में जो रमेश चंद होते हैं वह लेट हो जाते हैं, बतियाते रहते हैं। तो अब उसको देखते देखते उसका जो बेटा होता है सोचता है कहाँ गया बापू, उसको ढूंढता ढूंढता दुकान पर पहुंचता है और वहाँ से उसके दोस्त के सामने अपने पिता की बेइज्जती करता है कि हम इंतज़ार कर रहे थे और आप यहाँ पर बैठे हो, चलो बैठो गाड़ी में। और घर ले जाकर अब जो पत्नी होती है, बेटे की पत्नी और बेटा, वह दोनों लड़ाई करते हैं कि आप इतनी देर में आते हो, हम परेशान हो रहे हैं, दिन भर काम करते हैं। तो यह चीज़ें वह सहन कर लेता है क्योंकि अपनी पत्नी तो थी नहीं, ऐसे जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तभी मैं दोस्तों बार बार कहता हूँ, जीवन साथी का बिछड़ जाना बहुत बुरा होता है, जवानी में या फिर बुढ़ापे में तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वह जैसे तैसे अपनी दुकान पर जाता रहता है, बेटा बहू आंखें दिखाते रहते हैं। अब सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों में अचानक एक दिन की बात है, जो पिता प्रेमचंद होता है वह फिर से भूल जाता है कि बेटा इंतज़ार कर रहा होगा या फिर उसको तो बहाने चाहिए लड़ने के, बहू को भी बहाना चाहिए लड़ने के लिए। यार दोस्त बैठे हुए थे और बैठे बैठे रात के 11 बज जाते हैं दुकान पर। एकदम से रमेश चंद की नज़र जब दुकान पर जाती है, घड़ी पर जाती है, तो एकदम से वह दुकान बंद करता है कि भाई लेट हो गए, और लेट फिर वह अपने घर पहुंचता है। तो बहू बेटे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अब तो बहू बेटे कह देते हैं कि अब हम तुम्हें रखेंगे नहीं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और उसके बाद बेटा बहू उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं कि जाओ यहाँ से और यहाँ पर आना मत आज के बाद। अब वह ये भी कहता है भाई सर्दियों का समय है तो मुझे कपड़े गर्मी के जो स्वेटर जर्सी हैं या फिर कोई चद्दर वगैरह ये तो ले लेने दो मुझे, लेकिन बेटा बहू मना कर देते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें घर में से। और उसके बाद उस पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो दोस्तों पिता को सर्दी लग रही थी, सर्दियों का समय था और ठिठुरता हुआ सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठा हुआ था। रात को 12-1 बजे का समय था। अब यहाँ पर वह परेशान था, आखिर क्या हो, कैसे हो, ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब एक रिक्शा वाला रिक्शे को धक्का देता हुआ ले जा रहा था, तो वह धक्का नहीं दे पा रहा था रिक्शे को। वह कहता है कि बाबूजी आप मेरे रिक्शे को मेरी कंपनी तक पहुँचवा दोगे, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और मुझे पहुंचाना ज़रूरी है और सेठ से पैसे लेने हैं कंपनी के मालिक से। तो वह उसकी मदद कर देता है, उसका धक्का दिलवा कर उसके रिक्शे को कंपनी तक पहुंचा देता है। लेकिन वहां पर जो सेठ था कंपनी का, वह छुट्टी करके जा चुका था। तो रिक्शा वाला बैठकर रोने लगता है और जो प्रेमचंद जी हैं वो पूछते हैं क्या हुआ, रमेश चंद जी पूछते हैं क्या हुआ। रिक्शा वाला कहता है कि मालिक तो चले गए और अगर रात को मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है। 1000 रुपये की मुझे ज़रूरत थी, उसकी दवाइयाँ आएंगी, दवाइयाँ ख़त्म हो रही थी। तो अब जो रमेश चंद होता है उससे पूछने लगता है रिक्शे वाला कि बाबूजी आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं अपने रिक्शे को आपके पास गिरवी रख देता हूँ। तो रमेश चंद को उसके ऊपर दया आ जाती है। तो वह जो रिक्शे वाला था अपने रिक्शे को गिरवी रख देता है और कहता है बाबूजी कल मैं पैसे लेकर आऊँगा और अपने रिक्शे को ले जाऊँगा, आप वहीं पर मिलना जहाँ पर कल मिले थे, मुझे आज मिले थे। तो रमेश चंद उस रिक्शे को लेकर के वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन रिक्शे वाला रिक्शे को लेने के लिए आता ही नहीं है। अब रमेश चंद को भूख लगती है, वह सोचता है कि चलो मैं अपनी दुकान पर जाता हूँ, वहाँ पर चाय वगैरह बना कर पी लूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे दुकान पर जाता है तो दुकान में कोई और बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्तों असली मकसद उसके बेटा और बहू का यही था कि वह दुकान बेटे के नाम है और जैसे बापू घर से निकल जाएगा तो दुकान को आसानी से बेच सकते हैं। बेच क्यों सकते हैं, सरकारी नौकरी थी, काफ़ी कमाई थी, लेकिन दोस्तों उनके खर्चे ज़्यादा थे। वह घूमने के लिए निकल जाया करते, बहुत सारा खर्चा किया करते अपने ऊपर। बेटा शराब वगैरह काफ़ी पिया करता, तो उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए दुकान को बेचने की सोची थी और पिता को घर से निकाला था। अब जैसे ही पिता दुकान पर जाता है तो वहाँ पर दूसरा आदमी बैठा था। रमेश चंद कहता है कि ये दुकान तो मेरी है, लेकिन वह आदमी कहता है कि आपके बेटे ने इसको बेच दिया है। अब पिता के सीने पर एकदम से पत्थर सा रख जाता है, दौड़ करके अपने बेटे के पास जाता है घर और उससे कहता है दुकान क्यों बेची। बेटा सारी बातें सुनता रहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है।
थक हार करके रमेश वापस लौट जाता है। अब करता भी तो करता क्या, अब रमेश उस रिक्शे को चलाने लगता अपना पेट पालने के लिए। लेकिन दोस्तों बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम कहाँ था, रिक्शा चला पाता है, थोड़ा बहुत कमाता है तो किराए का मकान ले लेता है रहने के लिए कमरा। अब एक दिन की बात वह बीमार पड़ जाता है, तो बीमार आदमी रिक्शा कैसे चलाएगा, रिक्शा चला नहीं पाता है। अब जो मकान था उसका किराया देने की उसको टेंशन होती है, तो एक लड़के को 100 रुपये रोज़ पर वह रिक्शा किराए पर दे देता है। अब वह लड़का रिक्शे को चलाने लगता है तो यहाँ पर उसकी आमदनी होने लगती है, 3000 रुपये महीने का वो किराया भर देता है अपने उस कमरे का। लेकिन दोस्तों अब वह सोचता है कि मैं ऐसे ही बैठे कब तक रहूँगा। वह नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। बुजुर्ग आदमी कहीं भी उसको कोई नौकरी नहीं देता क्योंकि बूढ़ा आदमी था। लेकिन एक बार वह एक गैराज में पहुँचता है। उस गैराज का मालिक भी बूढ़ा आदमी था जहाँ पर रिक्शे के पार्ट, साइकिलों के पार्ट वगैरह बेचे जाते थे। तो वहाँ पर जाकर नौकरी मांगता और सारी सच्चाई अपनी बताता है। तो जो गैराज का मालिक था बुजुर्ग आदमी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो गैराज का मालिक था उसकी कोई संतान नहीं थी, वे दोनों पति पत्नी बुजुर्ग थे, गैराज को चलाया करते थे और मज़े से रहा करते थे। वहीं पर यह काम करने लगता है, इतनी ईमानदारी दिखाता है, गैराज के काम में बहुत ही बढ़ोतरी होने लगती है। तो गैराज का मालिक कहता है कि अब तुम ऐसा करना, रमेश चंद यहीं पर रह लेना, क्योंकि वह हम उम्र थे तो वह समझ सकते थे उस रमेश चंद का दुख। तो अब उसको वहीं पर कमरा दे देते हैं और गैराज में ही वह रहने लगता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो गैराज का जो मालिक और मालकिन होती हैं वह रमेश चंद से कहते हैं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं पहाड़ों में और 1 महीने तक घूमेंगे और तब तक तुम्हें गैराज संभालना है। तो रमेश चंद कहता है जी बिल्कुल मैं संभाल लूँगा। उसके बाद वह दोनों गैराज के मालिक और मालकिन 1 महीने के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। पीछे से रमेश चंद गैराज को अच्छी तरह से चलाता है, खूब अच्छा मुनाफा करता है। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाते हैं, लेकिन गैराज के मालिक और मालकिन नहीं आए। गैराज अच्छे से चल रहा था, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। लेकिन रमेश चंद सोचते हैं कि आखिर मालिक और मालकिन आए क्यों नहीं। तो उसी जगह पर जाता है जहाँ कर कि वह कह कर गए थे। तो पता चलता है कि जिस बस में वह जा रहे थे मालिक मालकिन, उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, पहाड़ों से गिर गई थी। और फिर पुलिस ने उनके शवों की पहचान ना होने पाने पर उनके शवों को उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया था। तो अब यहाँ पर क्या था, अब दोस्तों वह गैराज रमेश चंद को ही संभालना था। अब वह उसमें दिन रात मेहनत करता, रात दिन, और फिर गैराज को अच्छी तरह से चला देता है। इतने पैसे कमाने लगता है कि अब रमेश चंद एक बहुत ही अच्छा सा नया घर खरीद लेता है और उस घर में बुजुर्ग आदमियों को लाता, यानी कि असहाय जो लोग थे उनको वहाँ पर रखता, उनके खाने पीने का सब कुछ का ध्यान रखता, यानी कि वृद्धाश्रम उसने खोल लिया था। अब एक दिन वह बैठा हुआ था, वह याद करता है कि जैसे मैं इन बुज़ुर्गों को लेकर आता हूँ सड़कों पर से और यहाँ पर रखता हूँ, ऐसे ही एक दिन मैं बैठा हुआ था। मेरे बेटा और बहू ने मुझे सर्दियों के कपड़े भी नहीं दिए थे और मैं कुकड़ रहा था फुटपाथ पर बैठा हुआ, लेकिन कोई सहारा नहीं था। मैं अब उन लोगों का सहारा बनूंगा, उनको चादर बांटूंगा जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं और सर्दी में मरते रहते हैं। तो अपनी गाड़ी में जो चादरें होती हैं वो बहुत सारी खरीद कर रखता है और पहुंच जाता है फुटपाथ पर बांटने के लिए। जैसे वह चादरें बांट रहा था तो दोस्तों एक अपाहिज जिसका पाँव कटा हुआ था वह भी ऊपर की तरफ हाथ करता है और जैसे चादर रमेश चंद उसको दे रहे होते हैं तभी वह देखता है कि रमेश चंद देखता है कि यह तो मेरा बेटा है और अमन जो कि भीख मांग रहा है। अब यह देख करके जो रमेश चंद होता है वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अमन। अमन जब ऊपर देखता है तो रमेश चंद के पांव पकड़ लेता है, क्योंकि अमन को पता था कि उसका पिता एक बहुत बड़े गैराज का मालिक बन चुका है, बहुत सारा बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये चीज़ कर चुका है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पिता के पास जाने की। अब रमेश का बेटा उसके पाँव पकड़ लेता है, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। रमेश चंद कहता है कि तुम्हारा पाँव कैसे कटा। तो उसके बाद जो बेटा होता है अमन वह बताता है कि बाबूजी आपके जाने के बाद मैंने कोई रिश्वत वगैरह ली थी और रिश्वत लेने की वजह से मेरी नौकरी चली गई और मैंने मकान था जो पुश्तैनी वो अपनी पत्नी के नाम करवा दिया था, वो पीछे पड़ रही थी। और उसकी नौकरी के जाने के बाद मैं टेंशन में गाड़ी से आ रहा था, टेंशन थी, शराब वगैरह पी थी और मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर इलाज में मेरा पाँव काटना पड़ता है। और उसके बाद मेरी पत्नी कहती है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुम तो किसी काम के नहीं रहे, सरकारी नौकरी चली गई और हाथ पाँव से भी कुछ कर नहीं सकते। तो उसकी पत्नी उसको छोड़ करके उसका पुश्तैनी मकान बेच करके और वह किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। अब रह जाता है बेटा अमन अकेला, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अमन को उसकी करनी का फल मिल चुका था। उसके बाद रमेश चंद उसको अपने साथ आश्रम में ले जाता है।
लेकिन ये कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपना बाप मत समझना, बाप कहने का जो हक है वो तो तुम पहले ही गंवा चुके हो। बस मैं तुम्हें इसलिए उठा कर लाया हूँ कि तुम फिलहाल गरीब, असहाय हो, हैंडीकैप्ड हो, विकलांग हो और तुम्हें ज़रूरत है इसी जगह पर रहने की। तो दोस्तों अब जो बेटा है अब पिता के बनाए हुए आश्रम में ही अपना समय गुजार रहा है और पिता गरीबों की यहाँ पर मदद करते हैं और खूब उनका जो गैराज है उस पर बहुत सारे और भी जो वर्कर हैं वो रख लिए हैं और गैराज को और ज़्यादा बड़ा कर लिया है। तो दोस्तों किस्मत कब पलट जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो रमेश चंद्र थे अपने उन दोस्तों के पास भी जाते हैं जिनसे बतियाया करते थे कि भाई मेरे बेटा बहू ने निकाल दिया है तुम मुझे रख लो, लेकिन दोस्त ने इसको खाना भले ही खिला दिया था, बाकी ये कह दिया था कि भाई हम ही यहाँ पर वेल्टिनेशन पर हैं, हमारे बेटा बहू ही हमें परेशान करते हैं, तुम्हें कहाँ से रखेंगे। तो दोस्तों कोई किसी के काम नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में कब कैसा मौका आ जाए, कब दुख आ जाए, कब सुख आ जाए, कोई पता नहीं होता है। इसलिए किसी से भी साथ घमंड से बात ना करें, किसी को भी नीचा ना दिखाएं और कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें और दूसरे को कभी भी छोटा ना समझें। न जाने कब किस्मत कैसी पलट जाए, आप छोटे और दूसरा बड़ा हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता है। तो अपने माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से रहें, उनको कभी दुख ना दें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से जो कि हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। जिला जालम सिंह जिला जालौर से हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद महादेव दास कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं और जेएस पांडे नेपाल से कमेंट करते हैं, नेपाल के भैरवा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कालूराम सजेरा कमेंट करते हैं, बबली वर्मा कमेंट करते हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और भंवर राम खोजा बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने, आप लगातार बने रहा करें और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। भीमदत्त जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, सुल्तान फैजल कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कहते हैं भाई साहब नमस्कार, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कहानी हर दिन मैं 4-5 बार सुन लूँ। सुनील को ठंड करता है, मतलब सुनने को मन करता है, शायद ये लिखा होगा। और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमारे भाई वीडियोस को लगातार देखते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजीत कुमार राधे राधे जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ए बन्ना राम जानी हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। महादेव दास कमेंट करते हैं, सतपाल सेवदा कमेंट करते हैं और उसके बाद सादाब खान कमेंट करते हैं, मैं महाराष्ट्र से मेरठ से हूँ और मेरठ में रहने वाला हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं साईं राम कुशवाहा, जेएस पांडे कमेंट करते हैं, सादाब खान दोबारा से हैं, सूरज डी हमारे भाई कहते हैं राधे राधे जी। सुदेश भाई क्या हाल चाल हैं आपके? वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम पीजी, जय हिंद जय भारत, आई हैव ब्लेस्ड डे। उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बनवाल हमारे भाई, कोई ऐसा भी कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता है, बहुत बुरा जवान जी। बिल्कुल जी धीरज बनवाल जी, ऐसा होता है। और सर नमस्कार, नेपाल भैरवा से आपका क्या हाल चाल है? जेएस पांडे कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेएस पांडे जी, और आप बहुत दिनों में आए हैं, आप लगातार आते रहा करें। सुजीत कुमार दोबारा से, मनोहर जोशी कमेंट करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रतन लाल शर्मा कमेंट करते हैं भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, भगवान आपको सुखी रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पटेल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अमित पटेल भाई का जो कि लगातार कमेंट करते हैं। टी शेरिंग डोलका, जीत कुणाल थापा, सुखवीर रॉय और उसके बाद शेखर चौहान, सुखवीर रॉय दोबारा से कमेंट करते हैं। तो भाई ये भाई कमेंट करते हैं और जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।